तो एक्टिविटी 11.15 में हर पोजीशन पर आपको देखना है कि अलग अलग डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। एंड जो हमने पेज 154 पर देखा था, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो अप्लाई होता है या नहीं, या फिर उसका यूज करते हुए आप वो टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है थिंक इट ओवर। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर had not allowed the transformation of energy? There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Do you agree with this? Of course. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नेसेसरी है। अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई तो हमेशा वो एनर्जी डेड होती जाएंगी, मरती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, और एक समय आएगा जब अर्थ पूरी खत्म हो जाएंगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिस इज कंपल्सरी, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। ठीक है, अब रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम लोग बात कर रहे हैं रेट की। रेट कब कब यूज करते हैं हम, ये वर्ड याद करो, बताओ मुझे थोड़ा। रेट, एनीबॉडी? एनीथिंग अपॉन टाइम। एनीथिंग अपॉन टाइम, ठीक है, या समथिंग अपॉन टाइम। जब किसी भी चीज को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो उस चीज का निकलता है रेट। ठीक है, तो समथिंग अपॉन टाइम हम लोग लिखते हैं। रेट हमने कहाँ कहाँ देखा था, एक बार हम उसका भी शॉर्ट रिवीजन देख लेंगे। शुरू करेंगे मोशन से। पेज नंबर 100 बुक में, पेज नंबर 100 पर टेबल 8.1 के नीचे है रेट ऑफ मोशन। मतलब क्या? रेट ऑफ मोशन मतलब हम यहां पर पता कर रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया था मीटर पर सेकेंड, और इसको बोला है रेट ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 102 पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने देखा था, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हमने देखा था एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। यहां पर भी अपॉन टाइम है, यहां पर भी अपॉन टाइम है। ऐसे हम लोगों ने काफी सारे रेट्स देखे हैं। उसके बाद हमने देखा था पेज 119 पर, पेज 119, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम आपका हो रहा था P2 माइनस P1, लेकिन जब रेट लगा दिया तो आ गया नीचे T। वो बन गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बन गया आपका फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू KMA। ऐसा हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, याद आ रहा है? ठीक है, आप ये जो रेट वाली चीजें मैं बता रहा हूं आपको अलग अलग पेजेस पे, पेज 100, पेज 102, फिर 119, इनको आप लिखकर भी रख सकते हो बुक के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने कहा और कहीं देखा था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस इतना ही था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये रहेगा वर्क अपॉन टाइम, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पावर। देखेंगे टॉपिक 11.3 रेट ऑफ डूइंग वर्क। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? क्या हर एक में सेम पावर है, सब एक ही स्पीड से काम करते हैं क्या? ऐसा। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? Agents that transfer energy do work at different rates. Let us understand this from the following activity. 11.16. Consider two children, say A and B. Let us say they weigh the same.
Both start climbing up a rope separately. Both reach a height of 8 meter. Let us say A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the task. What is the work done by each? The work done is the same. However, A has taken less time than B to do the work. Who has done more work in a given time, say in 1 second? तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम सभी को सेकंड से 1 सिंगल सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल सेकंड से, ठीक है। तो हम उसको डाउन लाते हैं किसी भी वैल्यू को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहां पर हम लाएंगे उसको जूल पर सेकंड में, ठीक है। तो किसी भी चीज को पर सेकंड में लाते हैं कि 1 सेकंड में वो कितना काम कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका मोमेंटम फोर्स कितना है, ये सब पर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड कॉलम, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम. A more powerful vehicle would complete a journey in a short time than a less powerful one. सीधी बात है, ठीक है। ज्यादा पावरफुल रहेगा तो जल्दी काम करेगा। तुम यहां से निकल रहे, दिल्ली जाना है, धीरे धीरे जा रहे साइकिल पे, ठीक है। या फिर तुम सपोज 2 व्हीलर पे जा रहे, अपन एकदम इतना भी तुमको बुरा नहीं बोलेंगे, तुम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं स्कूटी चलाते हुए दिल्ली, ठीक है। फिर वहां से मैं आ रहा हूँ उड़ते हुए प्लेन में, तो ऑब्वियसली मैं जल्दी पहुंचूंगा ना, ठीक है। तुम आओगे 4 दिन बाद, तब मैं बोलूंगा अब कहाँ हो तुम, बोलेंगे सर हम दिल्ली पहुंच गए। मैं बोलूंगा मैं तो वापस काम निपटा के नागपुर भी आ गया, ठीक है, सेम डे। तो ऐसा है, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपेयर हो रहा है पावर का, ठीक है। पावर को कंपेयर करेंगे हम। We talk of the power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is a basis for their classification. ठीक है, उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है। अब जैसे रिक्शा हो गया, रिक्शा, उसके साथ में हो गया आपका साइकिल वगैरह, इन सबको एक कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। स्केटिंग्स वगैरह को, जो भी स्केट्स वगैरह, इन सबको एक कैटेगरी में डालेंगे। फिर दूसरा रहेगा आपका मोपेड्स, जो भी आपकी एक्टिवा, एक्सेस, अलग अलग गाड़ियाँ, जुपिटर, ठीक है, ये सब। उसके बाद में आएंगे आपका फिर गियर वाली गाड़ियाँ, उसके बाद में आएंगी आपकी छोटी 4 व्हीलर्स, उसके बाद में आएंगी बड़ी 4 व्हीलर्स, फॉर्च्यूनर वगैरह, ठीक है। उसके बाद में फिर हेलीकॉप्टर्स एंड प्राइवेट जेट्स, है ना। फिर धीरे धीरे बड़े हम लोग फिर धीरे धीरे जाएंगे मिसाइल की तरफ, ठीक है, रॉकेट की तरफ। ऐसा सबका अलग अलग पावर होगा, क्लासिफाई कर रहे हैं हम उनको। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, अंडरलाइन। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. यहां तक अंडरलाइन कर लो, एनर्जी तक, एनर्जी तक अंडरलाइन करेंगे। आगे, if an agent does a work W in time t, then power is given by power is equal to work upon time. Rate of doing work is power. उसके नीचे आ जाएंगे, फिर उसको बॉक्स बना लो, P is equal to W upon T. ये नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा आपको, उसको बॉक्स बनाओ। द यूनिट ऑफ पावर इन वॉट, इसको गिना जाता है वॉट में, WATT. आपने देखा होगा घर में कोई आप चीज लाते हो तो उसमें भी W लिखा होता है, वॉट, ठीक है। जो आपके चार्जर्स भी होते हैं, चार्जर, तो चार्जर पर भी लिखा होता है W में। चार्जर में देखना, जो ब्लैक चार्जर्स होंगे उनमें व्हाइट से लिखा होता है, बहुत डिटेल में ध्यान से देखना पड़ता है। जितने भी ब्लैक चार्जर्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उनमें व्हाइट से लिखा होता है, ठीक है। और जो व्हाइट चार्जर्स होते हैं उनमें ब्लैक से लिखा होता है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो आपको दिखेगा उसमें वो लिखा है कितने वॉट का चार्जर है, मतलब वो कितना आपको पावर देगा, ऐसा, ठीक है। हर चीज की लिमिट है,
कि वो कितना दे सकता है, उससे हम कितना ले सकते हैं और कितना लेना चाहिए, ऐसा। अब जैसे आपके घर में अलग अलग टाइप के स्विचेस रहते हैं, अलग अलग टाइप के सॉकेट्स एंड प्लग्स रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गीजर है आपके घर पे, गीजर है, फिर हम जिसमें आयरन चला रहे हैं, आयरन तो ठीक है किसी में भी चल जाता है लगभग। उसके बाद में बड़ी मशीन, हैवी मशीन जो चला रहे हैं आप, फ्रिज वगैरह, तो उसका अलग से सॉकेट होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी जनरल चीज़ें, ट्रिमर चला रहे हैं हम, जनरल मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं, अप्लायंसेस चार्ज कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो इन सब के लिए हमको चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो दो टाइप के अलग अलग हमारे घर पे डिवाइसेस चलते हैं, तो दो टाइप का पूरा पावर सप्लाई भी होता है, इसलिए उसको पावर सप्लाई बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर सप्लाइंग एनर्जी पर यूनिट टाइम। दे आर सप्लाइंग एनर्जी टू योर होम पर यूनिट टाइम, और टाइम के हिसाब से उसको गिनते कितनी एनर्जी इन्होंने यूज की इनके घर पे, उस हिसाब से वो भेजेंगे आपको बिल, ठीक है, और वो बिल आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा, समझे। आगे, जेम्स वॉट 1736 to 1819, having the symbol W, 1 watt is the power of an agent which does the work at the rate of 1 joule per second. Underline, 1 watt is the power of an agent which does the work at the rate of 1 joule per second. 1 जूल पर सेकेंड की स्पीड से जो काम करता है वो हमको देगा 1 वॉट ऑफ पावर, ऐसा। हमने 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन देखा है, याद होगा तो आपको, याद है क्या? फोर्स में देखा था हमने, याद आएगा। जहां जहां पर रेट की डेफिनेशन है वहां वहां 1 यूनिट्स की डेफिनेशन है, वो सारी देखना है आपको, ठीक है। ये पूछते हैं पेपर में। आगे, वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वॉट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड। दोनों एक ही चीज है, उसने घुमाकर लिखी है सेम डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन 1 वॉट की डेफिनेशन है, ठीक है, एक के बाद एक, दोनों में है 1 जूल पर सेकेंड। इस रेट से जब काम होगा या इस रेट से जब एनर्जी कंज्यूम होगी तब हम बोलेंगे दैट 1 वॉट पावर इज यूज्ड। उसके बाद है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, उसने लिखा है यूनिट्स में। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवॉट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हमने, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्जेस ऑफ, या हम बोल सकते हैं ऑफ एन एटम, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये इलेक्ट्रॉन जब घर पे आ रहे तब फिर हमारा बिजली चल रही है, तब हमारे डिवाइसेस चल रहे हैं, बराबर। लेकिन ध्यान दो, अब तुम्हारे घर पे बिल आया, ठीक है, तो बिल में लिखकर आ रहा कि तुमने इतना इतना एनर्जी यूज की है, लेकिन आप बोल रहे कि नहीं, हमने सिर्फ 9543 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, उसके ऊपर हमने एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया। इतना बारीक में हिसाब रखेंगे क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन गिनने बैठ रहे क्या रोज कि हमने इतने इलेक्ट्रॉन यूज किए? नहीं। तो एनर्जी को गिनने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब नहीं रखते, समझे क्या? जैसे बाल काटने वाला एक साथ ही काटता है ना पूरे बाल, वो ऐसा बोलता है कि भैया आपके 2 बाल इस बार मैंने ज्यादा काटा, आप मुझे 10 रुपए ज्यादा दो, ऐसा बोलेगा क्या वो? नहीं, ठीक है। तो एक साथ में बल्क में हिसाब रखा जाता है, ऐसा चिल्लर एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब नहीं रखते। तो इसीलिए बड़े यूनिट्स में जब बात हो रही है तो यहां पर बात हो रही है किलोवॉट्स की। किलोवॉट मतलब 1000 वॉट्स, ठीक है, 1000 किलोवॉट्स की बात हो रही है। के देखो छोटा है और W इज बिग, है ना, तो थोड़ा सा आपका वैसा दिखना चाहिए, बड़ा के बड़ा W नहीं लिखेंगे, किलोवॉट्स, एंड दैट इज 1000 जूल्स पर सेकेंड। ये भी कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं, या फिर आपको इसमें भी पूछ सकते हैं MCQ में।
1 किलोवाट इज इक्वल टू, अलग अलग ऑप्शन देंगे, 100 वॉट दे देंगे एक ऑप्शन, एक ऑप्शन दे देंगे आपको 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट को हम जूल पर सेकेंड बोलते हैं, तभी आप ये कर पाओगे। इसको बॉक्स बना लो, तीनों को बॉक्स बनाओ। द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विथ टाइम। This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. Therefore, the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. Total energy upon total time. तो ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज पावर। ये लास्ट की लाइन अंडरलाइन करो, वी ऑक्टेन, उसके बाद से ठीक है। और अब तुमको वो याद है क्या, एवरेज हमने स्पीड देखी थी, एवरेज स्पीड याद है तुमको? एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ? एवरेज स्पीड मतलब, यस एनीबॉडी? एवरेज स्पीड बताओ ना फास्ट। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या, अब तुम यहां से जा रहे हो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली का सफर बहुत लंबा है, तो तुम रुकते रुकाते जा रहे हो, बहुत दूर का सफर है। अब कुछ कुछ किलोमीटर के बाद में तुम रुक रहे हो, सपोज 1-1 किलोमीटर के बाद तुम रुक रहे हो। कभी यहां पर आप रुक गए 5 किलोमीटर के बाद, यहां पर रुक गए 1 किलोमीटर के बाद, यहां पर रुक गए लगभग 15 किलोमीटर के बाद, फिर से 1 किलोमीटर के बाद रुकने की जरूरत पड़ गई, किसी को उल्टी आ गई, उतनी लंबा सफर उनको नहीं जम रहा, फिर रुक गए 2 किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो रुक रुक के जा रहे हो, रुक रुक के जा रहे हो आप। अब आपको टोटल लगे 10 आवर्स जाने में, टोटल। तो टोटल जब हम एवरेज स्पीड पकड़ेंगे तो हम इन सबको ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस, ये हो गया 24 अपॉन 10 करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो तुम ऐसी एग्जैक्ट स्पीड से गए क्या? तुम ऐसी एग्जैक्ट स्पीड से गए क्या? नहीं, कभी तुम फास्ट गए, कभी तुम स्लो गए, कभी तुम रुके। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। तो कोई भी पार्टिकल एक समान हमेशा काम नहीं करेगा। कभी कभी होता है ना हमारे घर में, पावर जब कट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, या कभी कभी सिर्फ लाइट ब्लिंक करती है क्योंकि पावर कम होता है, तो हम 1-2 लाइट ही चलाते हैं, एक ही फैन चलाते हैं उस समय। ठीक है, ताकि उसको अच्छे से पावर मिले, जितना चल रहा है उतना अच्छे से चले, करते हैं ना हम ये। तो बस वही है, तो अप डाउन होता रहता है, तो एवरेज पकड़ के उसका निकाला जाता है, एवरेज पावर। ठीक है, ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन करवाया क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, लेकिन हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करेंगे इसमें, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितनी भी एनर्जीज दी है उनको ऐड करना है, जितना भी टाइम दिया है उसका टोटल लेकर उसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होता है इसके ऊपर तो हम जरूर देखेंगे। एग्जाम्पल 11.7 स्टार मार्क, 11.7 स्टार मार्क, पढ़ो उसको एक बार। 2 girls, each of weight 400 Newton, climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl?
दोनों ने कितना पावर लगाया, तो दोनों का अलग अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और किसने ज्यादा लगाया किसने कम लगाया वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग से कैसे निकालेंगे, पावर निकालना है। पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब इसकी जगह पर एनर्जी भी लिख सकते हैं हम लोग, और एनर्जी में तो कोई सी भी एनर्जी आ सकती है, वो हो सकती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, कोई भी हो सकती है। तो वर्क डन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। दोनों गर्ल्स ने कितना कितना पावर लगाया। तो टाइम दोनों का दिया है 20 एंड 50, तो दो टाइम हो गए आपके पास 20 एंड 50। उसके बाद ईच वेट 400 न्यूटन, दोनों का वेट दिया है, ठीक है, 400 न्यूटन। वेट मतलब न्यूटन में दिया है, न्यूटन मतलब फोर्स दिया है हमको, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देखूं, क्योंकि ये कैसे जा रहे हैं, रोप में वो लड़कियां बंदर बन के जा रही क्या एक जगह से दूसरी जगह पे, ऐसे जा रही क्या बंदर बन के, हाँ ऐसे जा रहे क्या वो, नहीं वो ऐसे ऊपर जा रहे, ठीक है। तो इसलिए हाइट दी है वहां पर, तो mgh के हिसाब से ले रहा है वो। अब mgh के हिसाब से mg की वैल्यू 400 दी है दोनों की, ठीक है। हाइट भी सेम है 8 मीटर, बस डिफरेंस कहां आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में, जो कि आपका टाइम t। अब मुझे सिर्फ इतना देखकर बताओ कि किसका पावर कम है किसका पावर ज्यादा है। ये है गर्ल शायद A और दूसरी है B, किसका पावर ज्यादा रहेगा, पावर किसका ज्यादा है, देखकर नहीं बोल रहा है तुमको, देख तो तुमने लिए ही होंगे, बोलो जल्दी। A का ज्यादा है, ठीक है। Q, अब रीजन बताओ Q। दर्श, यस, मतलब क्या, कम पार्टीशन, कम टाइम में ज्यादा वर्क हो रहा है। टाइम जितना कम पावर उतना ज्यादा, टाइम जितना कम पावर उतना ज्यादा। इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। याद आ गया, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां पर ये लड़की ज्यादा टाइम लगा रही है मतलब कम होगा, ठीक है। बस वही चीज है। अब पंखा है, पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है धीरे धीरे, तो आपको ठंडी लगेगी क्या, नहीं। हवा आएंगी क्या, नहीं। फिर वही फास्ट घूम रहा तो हवा आएंगी ना, समझे। तो बस वही है, फास्ट करना पड़ेगा तो वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होगा, टाइम पास होगा फिर, ठीक है। इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि अप्लाई कैसे करेंगे इसको। तो उसने वर्क डन की जगह पर एनर्जी का फॉर्मूला लगाया mgh। नेक्स्ट इज एग्जांपल 11.8। बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds। टाइम दिया है 9 seconds। If the height of each step is 15 centimeter, find his power, take g is equal to 10। तो टोटल हाइट जो उसकी लेना है हमको, टोटल हाइट वो लेना पड़ेगा 15 इंटू 45 बराबर 15 इंटू 45 लेंगे, लेकिन 15 सेंटीमीटर दिया है, हमको चाहिए मीटर में। तो आपको याद ही होगा सभी को, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, सभी को लर्न कराए होंगे स्कूल में अलग अलग तरह से। वैसे ही करेंगे हम, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक है।
जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे से ऊपर जाएंगे तो करेंगे डिवाइड बाय 10 हर एक स्टेप में। तो ये जा रहा है सेंटीमीटर से मीटर पर, तो इसको 2 बार डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर कभी भी कंफ्यूजन आए आपको पहले ये बना लेना। ठीक है, ये बनाने के बाद रफ वर्क में ये नीचे का देखना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये तो अपन चीटिंग करके अपन लिख सकते हैं स्केल से। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका ऑपोजिट डिवाइड। ठीक है, कन्वर्जन के वक्त डरना नहीं है, ये स्टेप लगाना, आंसर अपने आप आएगा। ये अभी स्टेप खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी डिटेल में हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, और आपको तब ये क्लियर होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको हमेशा बना के रखना। मैथ्स का पेपर जैसे ही रहा, गए बैठे, अपन ने सब चीजें लिखे, उसमें साइड में पेंसिल से बनाकर ये लिख देना रफ वर्क में, पहले ही पेज पर या कहीं पर भी बीच के पेज पर, तो उतना बाद का टाइम सेव हो जाता है बनाने का। समझे क्या? सीधा रेफर करो और अप्लाई करो। तो यहां पर किया है उसको डिवाइड बाय 100, तो वो जो स्टेप है उसका डिवाइड बाय 100, उस कारण से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करेंगे इसको, 11.8 स्टार मार्क। उसके बाद में 11.9 को भी स्टार मार्क कर दो, 11.9। अब 11.8 देख लो पहले, mg आ गया उसके पास h आ गया, तो बस पावर निकालना आसान है फिर, mgh/t। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं बच्चे। अब उसमें क्वेश्चंस दिए, व्हाट इज पावर, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर, ये आ गया क्वेश्चन, ये है आपके पास में। डिफाइन एवरेज पावर, इसका भी आंसर आपके पास में है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 joules of electrical energy in 10 seconds, what is its power? ये तो ओरल दिख रहा है मुझे, पावर बोलो जल्दी, इतना इजी क्वेश्चन है। 100 वॉट, 1000 जूल्स दिया है, 1000 जूल्स अपॉन 10 सेकेंड्स, कैंसल, 100 ओरल है वो तो वहीं पर ही दिख रहा। उसके नीचे ऐसे बीच में भी लाइन खींच के 10 का 0 काट दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, हम डर जाते हैं उनको देखकर कि ओ माय गॉड समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन सिंपल रहता है। ठीक है, जितना नॉलेज है ना उसी को अप्लाई करना, एक्स्ट्रा का मत सोचना, कभी कभी उसमें से आंसर आ जाएगा इजीली एकदम। 100 वॉट्स। अब नीचे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको करेंगे 2 स्टार, टॉपिक को 2 स्टार करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ईयर सेम जितना भी यहां पर चीजें लिखी है, नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा ये आपको एज इट इज। इसके ऊपर क्वेश्चन इस साल भी आते हैं, अगले साल भी आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस is inconvenient to express large quantities of energy. We use a bigger unit of energy called kilowatt hour. Underline, bigger unit of energy called kilowatt hour. ये बड़ी मशीन्स की भी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के फ्रिज, गीजर, ये सब। ये तो छोटे हो गए। अब सड़कों पर जैसे जेसीबी चल रहा है, जेसीबी पता है ना? हाँ, तो वो सब चल रहा है सड़कों पर, तो उसको कितना पावर लगता होगा, तो उन सब के लिए फिर बड़े एनर्जी के यूनिट्स की इंपॉर्टेंस होती है और उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फिर ये बनाया गया। What is 1 kilowatt hour? Let us say we have a machine that uses 1000 joule of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour of energy. ठीक है, तो 1000 जूल ये कंज्यूम कर रही है 1 सेकंड में, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 1000 जूल, या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है,
जूल पर सेकेंड ना करते हुए उसको आर में हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसा, क्योंकि अगर उसको हम करेंगे आर के हिसाब से निकालेंगे तो बहुत अलग आएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 1 आर हो जाएगा। 1000 जूल इन 1 सेकेंड, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो उतना करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप छोटा रखो उसको 1 किलोवाट आवर। 10 अंडरलाइन, 10 के बाद से अंडरलाइन करेंगे। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड और 1 किलोवाट, दोनों एक ही बात है, 1 किलोवाट और 1000 जूल पर सेकेंड। नीचे फिर कुछ कन्वर्जन है 4 लाइन में, उसको बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाएंगे। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आर, 1000 इंटू 3600। देखो मैंने वही किया था, 1000 इंटू 3600, तो ये आ रहा है आपका 36, कितना हो रहा है ये 110 100 1000 36 लाख जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स, इतनी एनर्जी रहेगी वो। The energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. For example, electrical energy used during a month is expressed in terms of units. Here, 1 unit means 1 kilowatt hour. 1 unit means 1 kilowatt hour, उसको अंडरलाइन कर लो। ये हो गया आपका 1 किलोवाट आवर। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, इसी को हम बोल रहे हैं 1 यूनिट। क्या बोल रहे हैं हम? 1 यूनिट। आपके घर पे जब बिल आएगा तो बिल पे लिखा होता है कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है अपने घर पर, ठीक है। बिल में देखना, उसमें रहेगा। अब ऐसा है कि 1 घंटे का गिनेंगे 1 यूनिट? नहीं, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मी ने घर पे लाई चिप्स का पैकेट, ठीक है, तो 2 तरीके से हम उसको खत्म कर सकते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा खाकर या फिर एक ही दिन में खत्म। फिर मम्मी गर्म हो जाती, पता है आपको, एक ही दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। तो बस वैसे ही है, वैसा ही है ये जो 1 यूनिट है या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स है, ये आप 1 घंटे में खत्म करो, 1 मिनट में खत्म करो, उनको उससे लेना देना नहीं है। अब अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी जरूरी है, जितना खाना पीना रहना इतना जरूरी है, घर जरूरी है, उतनी ही जरूरी इलेक्ट्रिसिटी भी है आज, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है, अब जैसे आपने घर पे लाइटिंग वाइटिंग लगाए होंगे, तो लाइटिंग लगाएंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होंगी, ज्यादा कंज्यूम होंगी, तो हो सकता है कि 1 यूनिट अगर पहले हाफ एन आवर में चल रहा होगा, हाफ आवर में, तो हो सकता है कि अब वही 1 यूनिट और कम टाइम में 15 मिनट्स में वो खत्म हो जाए, अगला यूनिट शुरू हो जाएगा। मतलब पहले नॉर्मली जो आप यूज कर रहे थे, यू वर यूजिंग सपोज 2 यूनिट्स पर आवर, लेकिन अब दिवाली का समय है, लाइटिंग चाहिए घर पे सबको, ठीक है, अच्छे अच्छे गर्मा गर्म ओवन में तल के गरम करके ये सब चीजें खाना है आपको, तो एनर्जी भी ज्यादा लगेंगी। तो एनर्जी आपकी लग रही है 4 यूनिट्स पर आवर। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर इसने लिखा है किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे में जितनी जलेगी वो, नहीं, उन्होंने पहले काउंट करके रख लिया वो एनर्जी इतनी है। अब इतनी एनर्जी को आप कितनी बार यूज करते हो, दैट विल बी 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय दैट मच टाइम्स, उस हिसाब से बनता है आपका बिल, और वो बिल आपको घर पे भेजा जाता है।
ये भी बताते हैं उसमें कि आपने इसी समय पर इसी मंथ में इस साल कितना यूज किया और इसी मंथ में आपने पिछले साल कितना यूज किया था। उसमें पूरा ग्राफ वगैरह होता है डिटेल में, पिछले 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड होता है उसमें, वो अच्छे से देखना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और ये सब चीजें जब आप देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि जब भी हम कभी लाइट या पंखा शुरू करके चले जाते तो पापा आकर क्यों चिल्लाते हैं, ठीक है, कि बिल भरो तो पता चलेगा, चालू करके भाग जाते हैं। फिर हम बोलते बस गए थे वापस आने वाले थे इसलिए चालू रखा था, ये वो रीजन, फिर कभी कभी शुरू करके चले जाते हैं हम, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो पागल इंसान बोलता रहता है हमको, हम सुनते नहीं, हम चालू करके चले जाते हैं। कभी कभी तो बहुत बुरा होता है, इसलिए बंद करने की आदत होनी चाहिए। हमारे साथ एक बार हुआ था, हम लोग बाहर जाने वाले थे तो एसी चालू रह गया था, एसी, ठीक है, गर्मी का समय था, एसी चालू रह गया। वो तो अच्छा हुआ हम 2 घंटे में आ गए वापस। तो घर पे आए तो पूरा घर ठंडा, एकदम चिल्ड, मजा आ गया, ठीक है। और वो एसी मेरे पापा के हाथ से शुरू रह गया था, ठीक है, तो किसी को डांटनी पड़ी, सब बच गए, ठीक है, सब ठंडी का मजा ले रहे थे, ऐसा है। तो जब पापा के हाथ से होता तो डांट नहीं पड़ती, नहीं तो डांट पड़ती है। आगे एग्जाम्पल 11.9 देखेंगे। An electrical bulb of 60 watt is used for 6 hours per day। 60 watt है, मतलब ये उसका पावर है, मतलब ये उतना पावर लेगा जब ये काम करेगा, ठीक है। वॉट में दिया है मतलब उसका पावर दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 hours per day, calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb। तो पहले उसने वॉट को कन्वर्ट किया है किलोवाट में, ठीक है। पावर उसने लिखा है 60 वॉट, लेकिन हमको यूनिट में देखना है। यूनिट में हम कैसे देखते हैं, 1 किलोवाट आवर, तो इस हिसाब से हम देखेंगे यूनिट कितना है उसका। तो पहले इस पावर को उसने कन्वर्ट किया किलोवाट में, तो किलोवाट में इसको डिवाइड बाय 1000 किया उसने, ठीक है, डिवाइड बाय किया। डिवाइड बाय क्यों किया, देखो 60 इंटू 1000 अपॉन 1000 वॉट, ऐसा लिख सकता हूं मैं। लेकिन आपको पता है 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। तो 60 अपॉन 1000 और ये ऊपर वाला जो 1000 है इसको मैंने कर दिया किलो वॉट। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.06 किलो वॉट। अब समझा कैसे आया ये, ठीक है। आगे टाइम वो बोल रहा है 6 आवर, अब तो इजी है, टाइम इज 6 आवर और हमको निकालना है यूनिट्स या एनर्जी बोल दिया उसने, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो एनर्जी विल बी दिस इंटू दिस, तो 6 इंटू 0.06 ये आ जाएगा आपका कितना, 0.36 यूनिट्स, ऐसा। और ये अलग यूनिट है, वो यूनिट अलग रहता है जो हम जनरल लिखते हैं ना यूनिट, जब हमको पता नहीं कि उसका यूनिट क्या है तो हम यूनिट्स लिख देते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये अलग है, ये किलोवाट आवर को यूनिट बोला है, स्पेशल यूनिट है ये, इसलिए उसको किया इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। एंड दैट इज योर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, खत्म, खल्लास। अब इसके इजी इजी न्यूमेरिकल्स है, कितने इजी है वो पता चलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कौन से करने वाले हैं कौन से नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 तो इजी लग रहा है, टाइम पास टाइप का कुछ, वर्क डन वर्क नॉट डन वो आप कर लोगे।
क्वेश्चन 4 को कर दो स्टार मार्क, मतलब ये सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को स्टार मार्क कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 4, 9, 10, क्वेश्चन 14, 17, 18 and 20, 1, 8, 18 and 20, ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। बाकी तो थेरोटिकल है, वो हम बीच में डिस्कस करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, और लिखवाना रहा तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, आंसर सबके पास है ऑलरेडी। क्वेश्चन 1 इजी है। क्वेश्चन 2, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन कर्व्ड पाथ and falls back to the ground. The initial and final points of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? Work done by force of gravity ये बोल रहा है, इसका क्या मीनिंग है, कोई बताएगा मुझे? Work done by force of gravity, अंडरलाइन करो उसको। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किया अंडरलाइन? उसको लिखो, उसके नीचे हाइट लिखो। जब जब ग्रेविटी की बात हो रही है तब तब हाइट की बात होगी। बिना हाइट के ग्रेविटी काम करेगी क्या? नहीं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या बोला है। एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पर है और ये बाद में जाकर पोजीशन बी पर गिर रहा है। ये हमारा ग्राउंड है, ये ऐसे गया और यहां पर आके गिर गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी चेंज है, नो डाउट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेंज है, लेकिन ग्रेविटी ने क्या काम किया? ऊपर जाने के बाद कोई काम किया होता तो बात अलग है। ऊपर की बात कर ही नहीं रहा, वो यहां की बात कर रहा है। तो इसकी हाइट बढ़ी है क्या? ऊंचाई बढ़ी है क्या इसकी? कुछ नहीं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में इसकी हाइट चेंज नहीं हुई है। देयरफॉर mgh के हिसाब से वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट विल बी द वर्क डन? h अगर 0 है तो वर्क डन विल बी फास्ट। अरे बोलो ना, वर्क डन कितना होगा? 0। mgh है वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी सेम है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहां पर mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, सब सेम है। ये पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, ठीक है। अब mgh की बात हो रही है जब हाइट उसका कुछ हाइट अचीव ही नहीं किया उसने, कहीं पर वो ऊपर गया ही नहीं, तो h उसका 0 है, देयरफॉर उसकी पूरी एनर्जी हो जाएगी 0। तो आप इसमें लिखेंगे W इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू mg इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इतना लिख लो। ये तीन लाइन इंपॉर्टेंट है। A battery lights a bulb. Battery lights a bulb. मैंने तुमको एग्जांपल दिया था एक फोन का या कोई भी डिवाइस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो डिवाइस में कैसे कैसे एनर्जी चेंज हो रही है बताओ। पहले उसके बैटरी में हमने एनर्जी डाली, तो वो कौन सी एनर्जी थी? वो कन्वर्ट होने के बाद उसमें कैसे स्टोर हो गई? बैटरी से। बताओ। केमिकल एनर्जी। यस, केमिकल एनर्जी। केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल से आपको एक ही लाइन में लिखना ही है, यहां पर जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है।
केमिकल के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद हीट। पहले लाइट आएंगी बाद में हीट होगा ना, कि पहले हीट आएंगी? बताओ। पहले लाइट। पहले लाइट, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो तो लाइट लिख देता हूं, और लास्ट में हीट। और अगर बहुत ज्यादा हीट हो गई, फूट गया बल्ब, तो साउंड, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऐसा है। ये लिख लो, बुक में भी लिख सकते हैं इतना सब। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के पास लिखेंगे एग्जाम्पल 11.4। क्वेश्चन 4 के पास लिखेंगे एग्जाम्पल 11.4। देखो 11.4 में कैसा है। जैसा 11.4 में था, याद होगा तो आपको मैंने बताया था उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन हमको निकालना है। वर्क डन मतलब हमको निकालना है एनर्जी। मतलब हाफ mv स्क्वायर निकालना है, और ये निकालने के लिए मैं करूंगा हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर। इनिशियल और फाइनल वहां पर दी है, उसको मैं v1 v2 लू, या फिर v1 हो जाएगी मेरी फाइनल, ये रहेंगी इनिशियल, क्योंकि यूजुअली हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो इसकी जगह पर आप v एंड u भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सी है 2 एंड इनिशियल कौन सी है 5। तो हाफ m में कॉमन निकाल लेता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m फाइनल इज 2। यस, 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और m कितना दिया है मुझे, m इज 20। टेन 4 माइनस 25 210 माइनस 210 जूल्स। वर्क डन इज माइनस 210 जूल्स। यहां तक सॉल्व करो फास्ट। उसके बाद मैंने लिखा है इंप्लाइज दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू मोशन। ये माइनस में है मतलब क्या, वर्क डन माइनस में है मतलब कोई चीज जा रही थी और वो रुक रही है बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये शो करता है मोशन कैसा है हमारा, रिटार्डिंग मोशन है, रिटार्डेशन है। हम ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, रिटार्डेशन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सर्टन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। जूल्स में वो कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी हम कितनी लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 250 इंटू 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना रहता है, 250 इंटू
3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। देखो तो आंसर कितना आ रहा, आंसर बताओ मुझे। 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। बताओ शताक्षी आंसर। स्माइल कर रहे बस, या तो हंसना है या तो स्माइल करना है ना, या तो कॉफी पीना है अकेले अकेले, दूध पीना है, आंसर नहीं बताना है। बताओ जल्दी शताक्षी, इसको मल्टीप्लाई करो सिर्फ, आंसर आ जाएगा। श्रेया बताओ। 9 into 10 to the power 8 joules। 10 टू द पावर 8 जूल्स, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 900। 900 होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए वो बन गया 10 टू द पावर 8 जूल्स। बचे हुए क्वेश्चन हम कल देखेंगे फटाफट फटाफट। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।